तो स्टूडेंट्स, आज की इस मीटिंग में आपको एक और नए टॉपिक के बारे में बताया जाएगा, जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होते हैं। आपने पढ़ा होगा एक घातक स्वतंत्र और एक घातक परतंत्र। तो यहाँ लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ोगे। एक घात स्वतंत्र यानी एक घात स्वतंत्र से मतलब है कि वी ऑफ एफ कोई एक सदिश समष्टि है और एस इसका एक उपसमुच्चय है। एस में कुछ एलिमेंट हों v1 v2 v3 vn और इनके संगत फील्ड एफ के कुछ एलिमेंट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n कुछ इस तरह से हों कि अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 प्लस अल्फा n vn इज इक्वल टू 0 हो जाए। लेकिन ये 0 तभी हो यदि सभी के सभी जो अल्फा हैं वो 0 हों। ये 0 तभी हो जब सभी अल्फा क्या हों 0। तो ये एक घातक स्वतंत्र कहलाता है। एस या एस के जो सदस्य हैं वो एक घातक स्वतंत्र कहलाते हैं। दोबारा सुनेंगे। वी ऑफ एफ एक सदिश समष्टि है तथा एस वी का एक अरिक्त उपसमुच्चय है जिसमें v1 v2 v3 vn सदिश हैं और कुछ अदिश अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है। यदि अल्फा 1 का v1 से गुणा करें, अल्फा 2 का v2 से गुणा करें, अल्फा 3 का v3 से गुणा करें और अल्फा n vn का गुणा करें, इनका गुणा करने पर वैल्यू 0 आ रही हो। लेकिन 0 ये तभी आ रही हो जब ये सब अल्फा क्या हो, ये सभी के सभी अल्फा कैसे हो 0 हो। अगर इसमें सभी अल्फा जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सब 0 हों तो ये एक घातक स्वतंत्र कहलाता है। और अगर इनमें से कोई भी अल्फा अर्थात ये कहें कि सभी अल्फा आई शून्य ना हो तो फिर इसे हम एक घातक परतंत्र कहते हैं, एक घातक आश्रित कहते हैं। एक घातक परतंत्र, इसको हम लीनियर इंडिपेंडेंस पढ़ते हैं। अच्छा, इसको एक घातक परतंत्र कह दो या एक घातक आश्रित। आश्रित यानी निर्भर, किसी पर डिपेंड होना। तो इसको हम लीनियर डिपेंडेंस पढ़ते हैं। तो ये एल आई है और ये एल डी है। तो एल आई और एल डी में बस थोड़ा सा ही अंतर है। तो एल आई की यहाँ डेफिनेशन को हमने वैसे समझा दिया है, लेकिन अब लिखा भी देते हैं यहाँ पर। माना v ऑफ एफ एक सदिश समष्टि है माना v ऑफ एफ एक सदिश समष्टि है तथा एस बी का, या लिख सकते हैं यहाँ तथा एस इज इक्वल टू v1 v2 v3 vn तथा एस v का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। एक अरिक्त उपसमुच्चय है तब एक अरिक्त उपसमुच्चय है जिसके अवयवों के संगत
अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n बिलोंग्स टू f। आदेश इस प्रकार हैं, यानी फील्ड f के जो एलिमेंट हैं उनको आदेश कहते हैं। आदेश इस प्रकार हैं कि अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 प्लस अल्फा n vn इज इक्वल टू 0। जब सभी अल्फा आई शून्य हो, सभी अल्फा आई और आई इक्वल टू 1 2 एंड शून्य है, यानी अगर इसमें सभी अल्फा आई शून्य हो जाएं तो हम कहेंगे कि ये जो बी ऑफ एफ का जो उप समुच्चय एस है उसके अवयव एक घाततः स्वतंत्र होंगे। ऐसे ही अभी एक घाततः परतंत्र की डेफिनेशन की हम बात करें तो आपको बताया कि इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो कंफर्म करा दिया करें। अब देखिए इसमें इसकी भी डेफिनेशन समझ लो, रिपीट भी कर देंगे दोनों डेफिनेशंस को एक साथ। माना V ऑफ f एक सदिश समष्टि है तथा S इज इक्वल टू v1 v2 v3 vn V का एक अरिक्त उप समुच्चय है जिसके अवयवों के संगत जिसके अवयवों के संगत आदेश अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n बिलोंग्स टू कैपिटल F। इस प्रकार है कि अल्फा 1 का v1 से गुणा करें अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 प्लस अल्फा n vn इक्वल टू 0। जब सभी अल्फा आई इक्वल टू 1 2 एंड शून्य ना हो। अब आप समझेंगे, इसमें दोबारा से इसको एक बार आपके लिए रिपीट कर देते हैं। एक घाततः स्वतंत्र यानी लीनियर इंडिपेंडेंस और जो लीनियर डिपेंडेंस अर्थात एक घाततः परतंत्र, इनमें केवल थोड़ा सा अंतर है। देखो यहाँ V ऑफ f एक सदिश समष्टि है और S क्या है, S में एलिमेंट यानी जो सदस्य हैं v1 v2 v3 vn परिमित हैं। V का एक अरिक्त उप समुच्चय है, यानी जो S है ना वो सदिश समष्टि V का एक अरिक्त उप समुच्चय है जिसके अवयवों के संगत, यानी S के जो अवयव है ना v1 v2 v3 vn, इन अवयवों के संगत कुछ अदिश अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n हो। लेकिन किस प्रकार से कि अगर v1 का अल्फा 1 से v2 का अल्फा 2 से v3 का अल्फा 3 से और vn का अल्फा n से गुणा करते हुए जोड़ दें और ये जोड़ क्या है 0 आ जाए,
यह जोड़ के आ जाए 0। लेकिन ये जो 0 आ रहा है ना ये योग, वो तभी 0 आए जब यहाँ α1 भी 0 हो, α2 भी 0 हो, α3 भी 0 हो और αn भी 0 हो। ये योग 0 इस कंडीशन में ही आए। अगर ये इस कंडीशन में 0 आता है तब तो ये Li कहलाएगा, यानी सभी अल्फा 0 हो रहे हो और तब ये योग बराबर में 0 आ रहा हो, तब तो क्या है ये Li कहलाएगा। लेकिन अगर अगर परतंत्र की बात करें तो इनमें जो α1 α2 α3 αn है, इनका गुणा करने पर v1 v2 vn में योग 0 तो हो रहा है, लेकिन ये 0 तब हो रहा है जब इनमें से कम कोई भी एक अल्फा है वो 0 ना हो। यानी इस कंडीशन में क्या है, जितने भी α1 α2 α3 αn है, इनमें से कम एक अदिश 0 नहीं हो। बाकी के भले ही सब 0 हो, कम से कम एक अदिश 0 ना हो। लिखा है ना हमने, जब सभी अल्फाई शून्य ना हो, सभी अल्फाई शून्य ना हो, इसका मतलब है कि कम से कम एक तो 0 नहीं हो। ऐसे नहीं समझेंगे कि यहाँ लिख दिया है कि सभी अल्फाई शून्य ना हो, इसका मतलब लैम्डा वन α1 है वो भी 0 ना हो, α2 है वो भी 0 ना हो और α3 है वो भी 0 ना हो, ऐसे ही αn है वो भी 0 ना हो। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है कि जितने भी α1 α2 αn है ना, इनमें से सबके सब 0 नहीं हो, कम से कम एक तो बचे जो 0 ना हो। अब देखिए इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उनमें से एग्जाम्पल सेलेक्ट कर रहे हैं हम। इन डेफिनेशंस को आप याद रखोगे बहुत अच्छे से, अगर ये याद नहीं है तो एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। इन पर डिपेंड फिर कुछ थ्योरम्स होंगी, उन थ्योरम को भी करेंगे, लेकिन टाइम को देखते हुए आपको क्या है, अभी थ्योरम नहीं कराई जाएंगी, केवल और केवल आपको अभी एग्जाम्पल्स हैं इनको कराया जाएगा। इसके बाद हम कल की मीटिंग में केवल और केवल जो थ्योरम्स हैं उनका जिक्र करेंगे। आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एक तो ये जो यूनिट है, इस यूनिट में एक तो अभी जो टॉपिक चल रहा है ये सी एक्सरसाइज का मैटर है, 10वें चैप्टर की सी एक्सरसाइज का मैटर है। इसमें सी के साथ साथ इसमें एक डी एक्सरसाइज और रहेगी। डी एक्सरसाइज के बाद ये यूनिट क्या है, ये कंप्लीट हो जाएगी और कंप्लीट होते ही फिर आपकी लास्ट यूनिट रहेगी। जैसा कि आपको बार बार बोला गया है कि आप जो दूसरी बुक है उसको भी मार्केट से खरीद लो। अब आप इसमें अच्छा, इसमें से आपको एक चीज है ना, यानी थ्योरम्स वगैरह है ना, उनको हटा दिया गया है डी एक्सरसाइज में से। तो थोड़ा लेंदी थ्योरम है वो, इसीलिए उनको हटा दिया है इस बार। 30% सिलेबस जो कम किया है उसमें। अब देखिए कोई एग्जाम्पल सेलेक्ट कर रहे हैं हम। ये कोई एग्जाम्पल है, इसमें का है सिद्ध करो सदिश v1 इज इक्वल टू 101, v2 इज इक्वल टू 010 तथा v3 इज इक्वल टू 111। एक घाततः स्वतंत्र हैं, एक घाततः स्वतंत्र हैं। अब इसको एक घाततः स्वतंत्र सिद्ध करने के लिए आपको बता दिया है, क्योंकि सदिश v1 v2 v3 एक घाततः स्वतंत्र हैं, तब α1 v1 प्लस α2 v2 और प्लस का
अल्फा 3 बी 3 इज इक्वल टू 0 होगा, लेकिन ये तभी 0 होगा, सॉरी, इसमें का है एक घात तय परतंत्र हैं। एक घात तय परतंत्र हैं, ये कहा है इसमें। अगर एक घात तय परतंत्र है तो अल्फा 1 बी 1 प्लस अल्फा 2 बी 2 प्लस अल्फा 3 बी 3 इक्वल टू 0 होगा, यदि यहाँ जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जितने भी हैं सभी क्या है, शून्य ना हो, सभी शून्य ना हो, ऐसा हमने आपको बता दिया है पहले ही, ये सभी शून्य ना हो। इसका मतलब हुआ अल्फा 1 बी 1 की वैल्यू है अपने पास 1 0 0 1 0 1, अल्फा 2 बी 2 की वैल्यू है अपने पास 0 1 0, अल्फा 3 बी 3 की वैल्यू है अपने पास 1 1 1 इक्वल टू 0 0 का मतलब 0 0 0। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ अल्फा 1 कॉमा 0 कॉमा अल्फा 1 प्लस 0 अल्फा 2 0 अल्फा थ्री इक्वल टू 0 0 0। इसको आप और सरल करें, इम्प्लाइज अल्फा 1 में 0 जोड़ो, फिर अल्फा 3 जोड़ो, अल्फा 1 प्लस 0 प्लस अल्फा 3, फिर 0 में अल्फा 2 जोड़ो, 0 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, ऐसे ही फिर अल्फा 1 0 अल्फा 3 इक्वल करोगे आप 0 0 0, तो आप देखेंगे यहाँ से अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू 0, और अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू 0। अगर इनको आप सॉल्व करें, यहाँ भी अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 ये भी 0 रहा, यानी ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं, सेम है। समीकरण 1 2 3 को अगर देखा जाए तो इसमें समीकरण 1 और जो 3 है वो क्या है, सेम है। और अगर ये समीकरण तीनों ही सेम हैं तो इनको हल करने पर इनको अगर आप हल करोगे तो इनमें से कोई दो हल कर दी जाएं, एक और दो से, एक व दो से, और एक और दो को हल करोगे तो इनको लिख सकते हैं अल्फा 1 प्लस 0 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू 0। इनके साथ गुणा में कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं। फिर है यहाँ से, ये तो एक और तीन हो गई, इनको लिख दिया। अब ये है 0 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू 0। और अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो अल्फा 1 के लिए सॉल्व करने पे 0 1 और 1 1 0 1 1 1, ये बना आपका। अल्फा 1 के लिए सॉल्व करोगे तो 0 1 1 1, फिर आएगा यहाँ 1 1 1 0 1 1 1 0, और ये बनेगा 1 0 और 0 1। इसको आप सॉल्व करें तो अल्फा 1 में आएगा 0 माइनस 1, अल्फा 2 के लिए आएगा 0 माइनस 1, अल्फा 3 के लिए आएगा 1। इसका मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सभी शून्य नहीं है। हम यहाँ कह सकते हैं कि अतः अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सभी शून्य नहीं है, अतः अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सभी शून्य नहीं है। अगर ये सब शून्य नहीं है तब सदिश
B1 B2 व B3 एक घाततः परतंत्र होंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी के समझ में बहुत अच्छे से आया होगा ये। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो कंफर्म कराएं। रेडमी, अच्छा, तो आप सभी के समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। कोई डाउट्स हो तो बताएं, बोलिए। ठीक है, तो आज की इस मीटिंग में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट कल बात करेंगे। अच्छा, इक्वेशन 1 और 2 से दोबारा देखिए, समीकरण 1 और 2 से दोबारा समझें। हमने क्या किया है, यहाँ अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 है ना। अल्फा 1 में यहाँ कुछ नहीं तो 1 का गुणा कर दिया। अल्फा 2 है नहीं तो 0 अल्फा 2 लिख सकते हैं। अल्फा 3 है, इसको भी लिख दिया। अब 1 और 3 है, ये इनमें से किसी एक को हल करके एक को लिख दिया बस। और अल्फा 2 अल्फा 3 है ना। अल्फा 2 तो है, 2 3 है, लेकिन अल्फा 1 नहीं है तो हमने मान लिया ये 0। तो अब इसको क्या है, बदगुणन विधि से हल किया, 10th क्लास में जो करते हैं। बताइए, कोई दिक्कत हो तो। आप 10th क्लास में जो हल करते हैं ना, अल्फा 1 के लिए हल करोगे तो अल्फा 1 के लिए हल करोगे तो अल्फा 1 यहाँ लिखोगे, और ये 0 1 1 1, 0 1 1 1 यहाँ लिख दिया। अब अल्फा 2 के लिए हल करोगे तो इसके कॉफिशिएंट है ना गुणक 1 1, और इधर 1 0, तो 1 1 1 0। 3 के लिए करोगे तो 1 0 0 1, 1 0 0 1, इनको बस सॉल्व कर दिया है। ये तो 10th क्लास का मेथड है भाई। ठीक है, इस मीटिंग में बस इतना ही।